बहुत मार काट हुआ, उस मार काट के जिक्र नहीं किया जा सकता। 40-40 हजार लोगों को लंका में एक दिन मारा गया। नो फायर जोन, नो लाइफ जोन बना। वहां पे जो नृशंस हत्याएं हुई, बॉम्ब, शेलिंग, तो उनको ऐसे उड़ाया गया जैसा विश्व ने कभी नहीं देखा था। The dead were sown everywhere. Some had to born and torn away from the bodies of their loved ones and left behind. The smell of the dead and dying was overwhelming. The whole world was watching Sri Lankan war and people were crushed. They were killed. They are torturing our brothers and sisters. Nobody says anything. They are silent. इतनी हिंसा, इतना गुस्सा, इतना नफरत हिंदुओं के प्रति पाल करके आज हिंदू बहुल देश के सामने कटोरा फैलाकर घूम रहे हैं। उन्हें न्याय देना पड़ेगा। कार्यक्रम बड़े गंभीर इशू पर है। हजारों लोगों के मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा की शांति के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर श्रीलंका में खासतौर से तमिल कम्युनिटी, ये तमिल कम्युनिटी नहीं है बल्कि इसको हिंदू कम्युनिटी कह सकते हैं। ये भी डिप्लोमेसी के तहत तमिल की बात हम लोगों को वहाँ प्रयोग कराया जाता है ताकि हम अपने आप को ही उनसे अलग रखें। वहाँ तमिलों पर हो रहा है तो बाकी रेस्ट हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वहां पर जो कुछ भी हुआ है वो तमिल कम्युनिटी के ऊपर नहीं बल्कि हिंदुओं के ऊपर हुआ है, हिंदू संस्कृति के ऊपर आघात हुआ है। These people in Sri Lanka, one is the Oriya people, they are called Sinhalese and others are Tamilians. Both are Indian origin. कुछ अपने ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जो शायद इस इश्यू को उतनी गंभीरता से नहीं समझ सके हैं और कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो आज हमारे लिए अग्नि परीक्षा के समान है। हम दोष नहीं देना चाहते हैं लेकिन उन विषयों पर चर्चा तो होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट चर्चा भी नहीं होती, सुनने को भी नहीं मिलता। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, देश आजाद हुआ था और उसके बाद भी इंडियन यूनियन का कॉन्सेप्ट था और कई देश उससे जुड़े हुए थे। उन देशों में श्रीलंका भी एक देश था, भूटान भी एक देश था। आसपास के जो देश थे वो इंडियन यूनियन के साथ ऑफिशियली जुड़े हुए थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको किस तरह से कैसे कांग्रेस के लोगों ने बहलाया फुसलाया कि उन्होंने 1964 में एक एग्रीमेंट किया, शास्त्री श्रीमाली एग्रीमेंट, और उसके परिणाम ये निकला कि श्रीलंका, बर्मा और अन्य जो आसपास के देश थे वो सब स्वतंत्र हो गए, बिल्कुल सॉवरेन। और उसके बाद फिर ये कहानी शुरू होती है। अचानक जो हमारे तमिल हिंदू भाई हैं वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। कौन बर्दाश्त करेगा कि अपने ही देश में वो दूसरे दर्जे का नागरिक कैसे हो जाए। अत्याचार की शुरुआत बहुत पुरानी थी। 1981 में जाफना पब्लिक लाइब्रेरी का जलना एक बड़ी घटना थी, जहां तमिल लिटरेचर को उसी तरह से जलाया गया जैसे कभी नालंदा में बख्तियार खिलजी ने हमारे देश के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी को जलाया, और उसके साथ ही तमिल लिटरेचर की बहुत बड़ी धाती हमारी समाप्त हुई। वहां पर शांति स्थापना के लिए भारत से शांति सेना भेजी गई, लेकिन तमिल जो हमारे भाई थे उनको लगा कि भारत से अगर शांति सेना आ रही है तो कहीं न कहीं वो मेरे पक्ष में होंगे और वो हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन पता नहीं तत्कालीन समय में जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने किस प्रकार का निर्णय किया था, किस प्रकार का निर्देश दिया था। श्रीलंका की सरकार को ये लगा कि कहीं शांति सेना जो आई है और तमिलियन के पक्ष में यहाँ अस्थायित्व को न प्राप्त कर दे, इस देश पर कब्जा न कर ले और शांति सेना कैसे वापस जाए, इस पर उनका फोकस हुआ और वो तरह तरह के गलत बातें यूएनओ को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शेयर करना शुरू किया। कम से कम इस देश की सरकार को तो समझना चाहिए था कि वहाँ के क्या हालात है। वहाँ के सारे रिपोर्ट्स हमारे पास गोपनीय रिपोर्ट रहे होंगे, सब कुछ रहा होगा, लेकिन बावजूद इसके हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि शांति सेना को बुला लिया जाए और यही ब्लंडर था, ये दूसरा ब्लंडर था और तब प्रारंभ होता है उत्पीड़न का सिलसिला। It happened in the 18th May 2009. The days cannot be tolerated. Still, the wound which we have in the heart is not got healed. Nearly a group of people, more than 40,000 people were killed on a great massacre. स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम, वहां के आर्मी ने मिलकर जो अत्याचार किए उसकी पराकाष्ठा 2009 में थी, जब जनवरी से मई के बीच में लाखों लोग न सिर्फ श्रीलंका छोड़ के गए बल्कि लगभग 70,000 से 1 लाख लोगों की नृशंस हत्या हुई। पराकाष्ठा तो तब हुई जब वहां की सरकार ने कहा कि एक हम पतली सी पट्टी बनाते हैं
जो नो फायर जोन होगा। आप जो वहाँ सुरक्षित रहना चाहते हैं, एलटीटी और आर्मी के युद्ध के बीच से सुरक्षित रहना चाहते हैं, वहाँ पहुंचे और वो नो फायर जोन, नो लाइफ जोन बना। The dead were shown everywhere, the wound by along the roadsides. Some had to borne and torn away from the bodies of their loved ones and left behind. The smell of the dead and dying was overwhelming. These are the words, not my words. These are the words which I found in United Nations panel of experts. They have given this report. वहाँ पे जो नृशंस हत्याएं हुई, बॉम्ब, शेलिंग, तो उनको ऐसे उड़ाया गया जैसा विश्व ने कभी नहीं देखा था। Imagine a place where unspeakable atrocities were committed, where innocent life was lost and families were torn apart. Mullivaikkal stands a stark reminder of the brutal genocide faced by the Tamil Indians. The pain endured by these individuals is unimaginable. आज उस भूभाग के कई सड़कों पर कई विधवाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सर पे मिट्टी के बर्तन में अंगारे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर वर्ष ये हो रहा है 2009 के बाद। उनकी आंखें पथरा गई हैं इंतजार करते करते कि कब उनको जस्टिस मिलेगा। और ये सब दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय कानून के पोथी लेके बैठने वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की दुहाई देने वालों को चिढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व में उनका मजाक उड़ रहा है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। They are torturing our brothers and sisters. Nobody says anything. They are silent. They have time to raise the matter of Ukraine in United Nations, but they have no time to talk about us. This day is the 18th May is the martyrs' day for them. They are not allowed to celebrate. They cannot remember their parents. They can't remember their family. Now there is no use of United Nations this time. We must make our government active. श्रीलंका में बैठे हुए हमारे हिंदू भाई बहनों की जिनकी निर्मम हत्या की गई, वहां की सरकार के द्वारा आंकड़े आप लोगों ने सुन लिए होंगे। और आश्चर्य ये इस बात का है, चूंकि मैं इंटरनेशनल स्टडीज के डिपार्टमेंट से आता हूं, तो मैं देख रहा था 2009 में इंटरनेशनल रिस्पांस क्या था इस घटना पे। और आप सभी जाकर के फिर से देखिएगा, सबकी चुप्पी थी। कोई नहीं बोला था इस घटना के खिलाफ, इस हत्या के खिलाफ। क्यों हिंदुओं के जीवन का कोई मोल नहीं? और आज भी 66 देश ऐसे हैं विश्व में जो हिंदू धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते। मतलब जो ये पॉपुलेशन है भारत और उसके पड़ोसी देशों में हिंदुओं की, उसको वो मानते नहीं कि ये एग्जिस्ट करती है पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन को रिजेक्ट करते हैं। What's happening nowadays? They are trying to form new Sarnath, new Bodh Gaya, and all these Buddhist centers. They say this was in Sri Lanka. They don't want that their people should go to India. वहाँ जो तमिल हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुआ है, सिंगलाइजेशन का जो मुहिम वहाँ पे चल रहा है, जिसके तहत पंचेश्वरम जैसे एक के बाद एक मंदिर ढाए जा रहे हैं। इन ढाए मंदिरों को वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट वहाँ का जो है वो ग्रेजुअली उनको वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री और बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए देता जा रहा है। बुद्धिस्ट टेम्पल्स वहाँ बन रहे हैं जहाँ सिंगलिस पॉपुलेशन का हार्डली कोई रहता हो। 2019 में जाफना यूनिवर्सिटी में इसके यादगार में एक प्रतीक चिन्ह स्थापित किया गया। जाफना यूनिवर्सिटी में 2 साल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वहां के जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग थे और वहां आसपास रहने वाले लोग थे, उन्होंने नेशनल यूनिटी को खतरा बताकर इस हत्या के रिमेम्बरेंस पे जो 10 साल पूरे हुए थे जब वो स्थापित किया गया, तो उसे तोड़ दिया। इतनी हिंसा, इतना गुस्सा, इतना नफरत हिंदुओं के प्रति पाल करके आज हिंदू बहुल देश के सामने कटोरा फैलाकर घूम रहे हैं। When they are in trouble, they call us. We are the Hanumanji, will reach there. If they are not in trouble, they are enjoying with their friends, the Bangladesh and Pakistan. श्रीलंका की तो पुरानी हिस्ट्री है। सारे पैक्ट्स का धत्ता बताना, वो नेहरू जी के समय के पैक्ट हो या शास्त्री भंडार नायके का पैक्ट हो या बाद का कोई भी पैक्ट हो, वो समझौता वो देश करके भूल जाना, उसकी अवहेलना करना, ब्लैटेंट डिनायल करना उनकी पुरानी आदत है। और जब कभी वो क्राइसिस में आते हैं तो वही देश भारत की तरफ सहयोग के लिए हाथ पसारता है। यही नहीं, भारत के प्रति एंटागोनिज्म बहुत पुराना है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वार हो, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक तरफा अपना एयर स्पेस खोला था। इसके बाद फिर चाइना की दोस्ती तो जग जाहिर है कि कैसे वो उनके लोन में दबे और हरमन टोटा नाम का पूरा बंदरगाह उनको दे दिया। और फिर भी कोरोना के बाद जब स्थिति उनकी खराब हुई, फिर उन्होंने हाथ फैलाया। And our Prime Minister, after 2014, the only Prime Minister went and visited the Tamil peoples where they are living
and hand over the houses which were built for them. And no other leader of India has gone to that places. And our Prime Minister was welcomed by them. And I request our Prime Minister that he need to control Sri Lankan government over there, and they should allow the Tamil Hindus to follow their own cultures and other things. आज वहाँ पर जो संघर्ष हो रहा है, भारत की जनता उसके साथ खड़ी है। मोदी जी एक एक कदम फूंक करके रखते हैं, और खास तौर से पड़ोसियों के साथ। श्रीलंका जिस तरह से बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंच गया था, पड़ोसी धर्म का निर्माण करते हुए भारी सपोर्ट किया गया था। लेकिन उस सपोर्ट के साथ साथ हमारे नेता ने कहीं ये नहीं भूले कि वहां अपने लोग कितनी मुसीबत में हैं। उनको घर दे करके, उनको बेसिक नीड्स की चीजें दे करके ये एहसास श्रीलंकन सरकार को कराया गया कि वहां जो कुछ भी है, जो कोई तमिल हिंदू हैं, वो हमारे अपने हैं और उनके साथ मानवाधिकार का हनन नहीं होनी चाहिए। वहां दो ऐसे गांव हैं जिनके संपूर्ण नागरिकों को ये कहा गया कि ये भारत के नागरिक हैं और उनकी नागरिकता तक समाप्त कर दी गई। भारत सरकार ने दो टूक जवाब दिया जयशंकर जी ने जाकर वहां कि ये जितने लोग हैं ये आपके नागरिक हैं, इनकी नागरिकता को बहाल करिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनकी सॉवरेनिटी के लिए, इनकी स्वायत्तता के लिए, इनकी नागरिकता के लिए, इनके नागरिक अधिकार में कहीं भी अब कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये दो टूक जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। अब बिल्कुल समय आ गया है कि हम इनसे जवाब मांगे, और जो वॉर क्रिमिनल्स हैं उसमें वहां के राज्याध्यक्ष तक शामिल रहे हैं, मिलिट्री के चीफ शामिल रहे हैं, उनके विरुद्ध इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चले, उनकी व्यक्तिगत सुनवाई हो, उनको अपराधी करार दिया जाए और वो वॉर क्रिमिनल्स घोषित हों। Government of India should see that Sri Lankan government should support India and they should not support China and Pakistan, and because we have helped them when they are enslaved. आज ये रिमेम्बरेंस डे मना रहे हैं, फिर अगली बार कुछ और रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे, उसके बाद कभी और रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे। और हमारे पड़ोस में ऐसे कई मुल्क हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या लगातार खत्म होती जा रही है। मुझे श्रीलंका के उन सभी हिंदू भाई बहनों से ये कहना है कि अपनी लड़ाई जारी रखिए। आपकी लड़ाई में यहाँ का राजनीतिक वॉइस, पॉलिटिकल वॉइस, इंटेलेक्चुअल वॉइस, कॉमन वॉइस, सारे लोग आपके साथ हैं, और हम सभी इस लड़ाई को उस अंतिम प्रयास तक, अंतिम चरण तक लड़ेंगे जब इस हत्या में शामिल सभी क्रिमिनल्स को उनकी सजा न मिल जाए। पूर्वी और उत्तरी भाग जो श्रीलंका का है उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स वो फेडरल स्ट्रक्चर के तहत हो, और उस ऑटोनॉमी के साथ ही शायद वो अपने धर्म, अपने कल्चर, तमिल भाषा और अपनी पहचान को शायद बचा पाए। ये बहुत ही गंभीर समय है कि कलेक्टिवली वर्ल्ड को आवाज उठानी पड़ेगी कि हम एक्शन लें और वॉर क्रिमिनल्स को सजा दिलाएं। अब वहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रीलंका सरकार से आगाह भी करना चाहते हैं। There is a rage in my heart. There is a pain for Hindus of the world. They are our brothers. We cannot meet them, we cannot see them, but we are aware of their problem. We have to take it. We can't be dependent on any government, whether our government or others' government.